वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सो बायोटेक्नोलॉजी में दो वर्ड आ रहे हैं। एक तो है ये बायो, है ना। बायो, बायो का मतलब जहां पर हम सारे लिविंग सिस्टम की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, लिविंग सिस्टम की बात करते हैं। और टेक्नोलॉजी तो स्किल है, अ टाइप ऑफ स्किल जिससे हम कोई भी चीज को आसान बना सकें। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल्स को यूज करके, लिविंग प्रोडक्ट्स को यूज करके और उनको बेहतर बना पाते हैं, ठीक है, यूज के लिए फॉर ह्यूमन काइंड, तो वो सारी की सारी टेक्निक्स जो उनको बेहतर प्रोडक्ट देने के लिए, बेहतर एंजाइम का टाइप, बेहतर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बेहतर मेडिकल प्रोडक्ट्स देने के लिए यूज होगा, वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। सो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ पे? बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बनेगी, बायोटेक्नोलॉजी डील विद टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायो मीन्स वही लिविंग सेल्स, तो लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज करके, ठीक है, वो टेक्निक जो लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं या उनके प्रोडक्ट्स को, यानी कि वो प्रोडक्ट एंजाइम भी हो सकता है, वो कोई प्रोटीन भी हो सकता है, या उसका कोई पार्ट भी हो सकता है, और वो क्या बनाएंगे? यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड यूजफुल प्रोसेसेस फॉर ह्यूमन काइंड। ठीक है, सो बायोटेक्नोलॉजी डील विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म to produce product and process useful to human। तो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस की, लाइफ साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर लाइव ऑर्गेनिज्म या उनके प्रोडक्ट्स को यूज करके बेहतर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं या बेहतर प्रोसेसेस बनाए जाते हैं, जिससे कि मैन काइंड या ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम प्रोडक्ट्स बना सकें। जैसे कि पुराने जमाने में हमें पता है दही जैसे बनती है, दही बनने के लिए हमें पता है ना, कर्ड के लिए एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। बिकॉज ऑफ दिस लैक्टोबैसिलस दही जो है क्या होती है? दूध को वो दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऐसे ही ब्रेड है। ब्रेड कैसे बनती है? ईस्ट के फर्मेंटेशन से बनती है ना। ब्रेड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है? यहाँ तो बैक्टीरिया ने काम किया, ठीक है, यहाँ पर ईस्ट ने काम किया। वाइन, वाइन में भी सैक्रोमाइसिस काम करता है। तो अलग अलग क्या हो रहे हैं यहाँ पर? अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? माइक्रोब्स हैं। तो इस तरीके की ट्रेडिशनल वे में पुराने जमाने में तो ये सब यूज होता था। तब क्या होता था? माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेसेस होते थे, जिससे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। और इसको हम अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पुराने जितने भी लोग थे उनकी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी। ट्रेडिशनल वे में जो भी चीज बन पा रही थी, मगर उसमें यूज अल्टीमेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही हो रहा था। वही नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे थे और उनको यूज किया जा रहा था। ठीक है, तो ये तो रही बायोटेक्नोलॉजी की बात। तो अब मॉडर्न जमाने में क्या होता है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? यहाँ पर यूज होता है, यहाँ दो टर्म्स लिखे हुए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, यानी कि जेनेटिक का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है, जीन्स की बात हो रही है। तो टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो सारी टेक्निक्स जो कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल को, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, उसमें उस डीएनए या आरएनए में कुछ इस तरीके का मॉडिफिकेशन किया जाए, ऑल्टर की जाए उसकी केमिस्ट्री, जिससे कि हम होस्ट सेल में, जिस भी सेल, होस्ट सेल का आप किसको बोला जा रहा है यहाँ पर? होस्ट ऑर्गेनिज्म उसको बोला जा रहा है जिसके डीएनए और आरएनए में मॉडिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, उसमें इस तरीके का मॉडिफिकेशन किया जाए कि उसके फिनोटाइप में, यानी कि जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उसमें कुछ कुछ चेंजेस जो हम चाहते हैं हम कर पाए। तो बायोटेक्नोलॉजी की वो ब्रांच जो जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ? टेक्निक्स यूज करती है कुछ। इंजीनियरिंग ये भी एक तरीके की इंजीनियरिंग है। इसमें जो टेक्निक्स यूज होंगी वो डीएनए और आरएनए को मॉडिफाई करने के लिए होंगी।
ठीक है, ताकि उस डीएनए आरएनए को मॉडिफाई करके उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को क्या किया जाए, चेंज किया जाए, और ऐसा चेंज किया जाए जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो, है ना? वही तो चेंजेस हम करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होगा? माइक्रोबियल फ्री एनवायरनमेंट या कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट। कंटामिनेशन यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस में कंटामिनेशन तो अल्टीमेट, क्योंकि एयर में हर जगह पर माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, तो माइक्रो फ्री एनवायरनमेंट डेवलप करना किस लिए? जब हम उसी चीज को जिसको हमने मॉडिफाई किया है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसको हम लार्ज स्केल में क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। ठीक है, तो पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम उसे मॉडिफाई करेंगे। जेनेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में पहला तो रहा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन, ठीक है, किसके थ्रू? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। ओके, तो उसमें वो सारी टेक्निक्स लगाई जाएंगी जिससे कि हम पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल का, किसी भी होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल का मॉडिफिकेशन कर दें अपने बेनिफिट के लिए। जिस भी चीज में हम इंटरेस्टेड है, कि हम चाहते हैं कि अल्कोहल प्रोडक्शन इससे हो रहा है, भाई इससे ज्यादा अल्कोहल प्रोडक्शन हो, ठीक है, या ब्रेड मेकिंग हो रही है ईस्ट डालकर, तो हम इस तरीके का ईस्ट का स्ट्रेन उसमें डालें कि वो ज्यादा पफिंग करे। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी मॉडिफिकेशन अगर हमें करना है तो उसके फिनोटाइप में चेंज हो जाए। दूसरा, हमने मॉडिफिकेशन कर दिया है, लेकिन अब जब हम उसे इंडस्ट्री लेवल पर ग्रो करेंगे तो हमें माइक्रो फ्री एनवायरनमेंट चाहिए उस केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस का, जहां पर जो भी माइक्रोब में हमने ग्रोथ की है, ग्रो किया है मॉडिफिकेशन करने के बाद, उसके बाद वो जो जो डिजायरेबल माइक्रोब है या यूकैरियोटिक सेल हैं, वो लार्ज क्वांटिटी में विदाउट एनी कंटामिनेशन बन जाए। तो ये दो मेन चीजें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट वो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने ही वाले हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक्स होते हैं डिफरेंट काइंड के। एंटीबायोटिक्स भी तो कहाँ से मिलते हैं? माइक्रोब से मिलते हैं, फंगस से मिलते हैं। पेनिसिलिन न्यूटोटम का पता है ना आपको? एक्सीडेंटल मिला था, फंगस से मिला था, राइट? तो वैक्सीन हैं डिफरेंट काइंड की। ठीक है, वैक्सीन भी अल्टीमेटली किससे मिलते हैं? वैक्सीन होती क्या है? किल्ड या एविरुलेंट माइक्रोब ही तो होता है, वो वाला जिसे हम बॉडी के अंदर डालते हैं और उसके लिए फिर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो वो भी एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, अगर हम तरह तरह से मॉडिफिकेशन करके वैक्सीन का प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट हो गए, डिफरेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो गए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गए, ठीक है, और फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे के सारे जो है अल्टीमेटली बायोटेक के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो करना पड़ेगा उसमें मॉडिफिकेशन, और उसके बाद एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए माइक्रो फ्री एनवायरनमेंट में उसको ग्रो करना पड़ेगा। जिस भी हमने डिजायर माइक्रोब को या डिजायर यूकैरियोटिक सेल में चेंजेस किए हैं, उसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इन दोनों ही चीजों के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करें? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। सो ट्रेडिशनल वे में क्या होता था? मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल लास्ट स्लाइड में दिया था कि ट्रेडिशनल वे में हम जब करते थे पुराने जमाने में, जैसे दही जमाना, ब्रेड जमाना, ये सब बातें हुई ना, उसे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी भी कह रहे हैं। और ऐसे ही ट्रेडिशनल बायोटेक का एक तरीके का, ट्रेडिशनल बायोटेक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी तो हमारे टाइम, बहुत टाइम से चलती है। उसमें क्या होता है? ब्रीडिंग कराई जाती है, डिफरेंट प्लांट्स की ब्रीडिंग कराई जाती है, डिफरेंट एनिमल्स की ब्रीडिंग कराई जाती है। उससे क्या होता है कि जो नई प्रोजेनी आएगी वो हमारी जो है उन दोनों का जो है जैसे कि दोनों की क्वालिटी, अल्टीमेटली जो प्रोजेनी आएगी उसमें मदर और फादर दोनों की क्वालिटी आएगी। तो अगर हम एनिमल्स की ब्रीडिंग कराते हैं, तो जैसे कि अगर ज्यादा दूध देने वाले भैंस की बात करें तो भैंसों की अच्छी क्वालिटी वाली, है ना, ज्यादा दूध देने वाली फीमेल और ज्यादा अच्छे हष्ट पुष्ट वाला मेल, अगर इनकी कराएंगे तो उस तरीके की प्रोजेनी हमें मिल सकती है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ अनवांटेड करेक्टर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही करेक्टर जाएगा, करेक्टर तो उल्टा भी हो सकता है। लेकिन ब्रीडिंग के थ्रू भी
क्या होता है, नई प्रोजेनी में प्रोबेबिलिटी रहती है कि अच्छे प्रोडक्शन आते हैं। ऐसे ही प्लांट्स पे भी बहुत सारे प्लांट ब्रीडिंग कई जनरेशन तक करने के बाद, जैसा कि मेंडल ने भी किया था, ब्रीडिंग ही तो वो कराते थे। हाँ, कराते थे या नहीं कराते थे, मटर की कई 7 जनरेशन तक तो उन्होंने स्टडी किया कि किस तरीके से जीन, कौन से जीन डोमिनेटिंग होते हैं। जीन तो उस टाइम उन्हें पता ही नहीं था, लेकिन फैक्टर्स टर्म वो यूज करते थे कि कौन से करेक्टर डोमिनेटिंग है, कौन से करेक्टर डोमिनेटिंग नहीं है उस जमाने में। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में अल्टीमेटली क्या होता था, ब्रीडिंग होती थी, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो। और इसमें मल्टीप्लिकेशन होते थे। डिजायरेबल करेक्टर तो मिलता ही है, लेकिन कुछ अनडिजायरेबल करेक्टर्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि उनका भी मल्टीप्लिकेशन होता है, जबकि वो हमें नहीं चाहिए, या किसी ना किसी तरीके से वो हमारे प्रोडक्ट को लॉस भी कर रहे होंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट, क्योंकि भाई तरीका ही ये पता था, है ना, तो ब्रीडिंग के थ्रू होता था। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी को। तो इसमें केवल और केवल वही उन्हीं जीन्स को लिया जाता है, उन्हीं जिस करेक्टर में हमें चेंजेस चाहिए। ठीक है। सो दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड देन जीन ट्रांसफर। तो पुराने जमाने में तो ब्रीडिंग हो गई, ब्रीडिंग से क्या हुआ, डिजायरेबल प्लस अनडिजायरेबल दोनों ही करेक्टर्स हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और उन्हें एक्सेप्ट करते थे और आगे फिर चीजें होती थी। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को यूज करके क्रिएट किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और क्लोनिंग के साथ क्लोनिंग करके उनकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं, और उसके बाद जीन ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि हमें जिस करेक्टर में हम इंटरेस्टेड हैं या जिस क्वालिटी में हम इंटरेस्टेड हैं, हम केवल उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अनडिजायरेबल को मॉडिफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने टर्म लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट यानी रिकम्बाइन हो रहा है, यानी कि एक डीएनए अगर ये है, इसको हम एक दूसरे डीएनए के साथ कंबाइंड कर सकते हैं, और उसको कुछ इस तरीके का बना के इस पूरे को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, जिसमें दोनों तरीके के डीएनए हैं। ठीक है, तो इसीलिए से बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या जेनेटिक इंजीनियरिंग, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें जीन क्लोनिंग का भी वर्ड यूज होता है। क्लोनिंग मतलब एक ही जैसी कॉपी की एग्जैक्टली मल्टीपल कॉपीज बन जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। सो ओवरकम दिस लिमिटेशन, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या चीज को, किस लिमिटेशन को ओवरकम करती है, कि अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उसको। सो genetic engineering overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable gene into the target organism. ठीक है, यही बात मैंने अभी आपको समझाई कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कर रही है, ये केवल इंट्रोड्यूस कर रही है एक जीन को या सेट ऑफ जीन को जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, बाकी अनडिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस नहीं करेगी टारगेट ऑर्गेनिज्म में। तो ये चेंजेस, ये कंपैरेटिवली बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। चलिए, तो ये होता कैसे है, ठीक है, तो इसको करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो डीएनए मैंने अभी आपके सामने छोटा सा एक बनाया, अगर वो मैंने कहीं किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया, तो उसको मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ नेसेसिटी की चीजें होंगी। मल्टीप्लाई वो तभी हो पाएगा जब उसके पास क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो हमने पढ़ा है ना, हमने मल्टीप्लिकेशन यूकैरियोट्स में भी पढ़ा है, प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ा है। सभी जगह हमारे को क्या चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस चाहिए, जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, सो इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द origin of replication which is responsible for initiating replication, राइट। तो अगर मुझे अपने उस स्ट्रेच को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे उस स्ट्रेच के पास भी तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, तभी तो वो मल्टीप्लाई करेगा। तो अब उसके पास तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, हम उस पर्टिकुलर स्ट्रेच को किसी एक ऐसे डीएनए में डालेंगे
किसी एक ऐसे डीएनए में डालेंगे जिसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो और उसके साथ उसको क्या कर देंगे, चिपका देंगे, उसके साथ उसको ज्वाइन कर देंगे। और उस ज्वाइन करने को यहां पर बोला जाता है लाइगेट करना, लाइगेशन या लाइगेट करना। और इस पर्टिकुलर लाइगेशन में कोई एक एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम को बोलते हैं लाइगेज एंजाइम। ये तो हमने रेप्लिकेशन के टाइम पे टर्म पढ़े हुए हैं ना, लाइगेज एंजाइम क्या करता है, ज्वाइन करता है। ठीक है, सो देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए को हम यहां बोल सकते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही तो मल्टीप्लाई करके कई सारी कॉपीज बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस फॉरेन जीन को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक ऐसे डीएनए के साथ ऐड करेंगे जिसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। समझ गए? और फिर उसको जब वो पूरा उसके साथ हमने ज्वाइन कर दिया, उसको फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे किसी होस्ट सेल में। जब होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेगी तो ऑब्वियसली हमारा वो जो डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई करेगा जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। सो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड क्लोनिंग। इसको हम क्लोनिंग भी कह सकते हैं जब हमने जीन को ट्रांसफर कर दिया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के डीएनए के साथ, और फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बनने के लिए हमने उस टेम्पलेट डीएनए को किसी होस्ट सेल में डाल दिया। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, क्लोनिंग कह रहे हैं। ठीक है, चलें आगे वाली स्लाइड पर। ओके, आगे वाली स्लाइड पर मूव करते हैं। तो अब ये काम शुरू कैसे हुआ और सबसे पहले ये काम किसने किया था, कौन सा, किसी पर्टिकुलर जीन को ट्रांसफर करने वाला। तो दो साइंटिस्ट हैं, एक है स्टैनली कोहेनर और दूसरे हार्वर्ड बॉयर। इन दोनों ने 1972 में सबसे पहले जो है एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को क्या किया था, ट्रांसफर किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो है एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफीमोरियम। ये हमें याद रखना है, सबसे पहले किया किसने, इन दोनों साइंटिस्ट के भी नाम हमको याद रखने हैं, और किस बैक्टीरिया से उन्होंने जीन लिया था हमें ये भी याद रखना है। तो हमें याद रखना है कि साल्मोनेला टाइफीमोरियम से इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। इन्होंने कैसे बनाया था, पढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid। यहां नया टर्म आया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड होता है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए, जो कि क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। तो अगर ये एक मेरा कोई बैक्टीरियल सेल है, इसके पास अपना ये डीएनए पड़ा हुआ है, क्रोमोसोमल डीएनए, इसे हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोमल डीएनए। इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा बैक्टीरियल सेल में कई सारे सर्कुलर डीएनए भी होते हैं, जो कि क्या है, ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है ना, क्रोमोसोमल तो ये वाला है, ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, और इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये सर्कुलर होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके पास अपना अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यानी कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, अगर इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफीमोरियम, तो इससे उन्होंने ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में कई सारे जीन्स थे, तो इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी था। तो इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इन्होंने इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड से आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद इन्होंने ये जो पीस ऑफ डीएनए था, इसको एक दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में, जो कि ई कोलाई था, उसमें कर दिया लाइगेट, मतलब उसे ज्वाइन कर दिया, और फिर लाइगेट करके उसको मल्टीप्लाई किया। तो सबसे पहले ये काम किया था कोहेन एंड बॉयर ने 1972 में। ठीक है, दे आइसोलेट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है, इससे
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला जीन वाला जो है कट किया, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उसको कट किया और दूसरे सेल के प्लाज्मिड में उसको जोड़ दिया। तो जब इसका जीन दूसरे में जोड़ा तो 2 डीएनए का कॉम्बिनेशन हो गया, उसी को बोला गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो अब ये इन्होंने कट कैसे किया? भाई कट करने के लिए तो ऑब्वियसली एक कैंची लगेगी, राइट? तो यहां पर भी कैंची लगेगी और उस कैंची को बोला जाता है मॉलिक्यूलर सीजर, जो है उसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यहां पर जो सीजर लगेगी, ठीक है, जो कैंची होगी वो होगी एक तरीके के एंजाइम। यहाँ तो एंजाइम ही सारा काम करेंगे, ठीक है। कुछ एंजाइम होंगे जो पर्टिकुलर जो है फॉस्फोडाइएस्टर में उनको चॉपिंग करेंगे, कुछ होंगे जो उसको बनाएंगे, बनाने वाले को लाइगेज बोलेंगे, और जो चॉप करते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियसेस। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियसेस कितने तरीके के होते हैं? जो न्यूक्लियसेस हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियसेस। एम आई राइट? एक्सोन्यूक्लियसेस तो साइड से 5 प्राइम और 3 प्राइम पर एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड चॉपिंग करते रहते हैं। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो क्या करते हैं? एंडोन्यूक्लियसेस बीच में से कहीं जो है अपने रिकॉग्निशन साइट्स को देखते हैं और उनको क्या करते हैं? कट करने का काम करते हैं। एक्सोन्यूक्लियसेस कहाँ काटेंगे? एंड्स पर काटेंगे, 5 प्राइम पर या 3 प्राइम पर, लेकिन एंडोन्यूक्लियसेस बीच में से काटते हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, दीज आर एक्चुअली एंडोन्यूक्लियसेस। ठीक है, ये बीच में से रिकॉग्निशन साइट को एनालाइज करते हैं और उसके बाद वहां पर चॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर और इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया भाई? कुछ एंजाइम्स देखे जो कि उसको चॉप कर पाए पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट को। ठीक है, ये जो प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड में यहाँ पर, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इसके बाद यहां से यहां तक जो है इसका अलग अलग डीएनए थे। मान लिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वो था, मान लिया ये एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो इसको यहां से उन्होंने चॉप किया, यहां से उसको चॉप किया एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके, और फिर इससे इस पर्टिकुलर फ्रेम को अलग कर लिया। ठीक है, ये है एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, और इसको फिर इन्होंने जोड़ दिया एक दूसरे प्लाज्मिड में। से फॉर एग्जाम्पल ये प्लाज्मिड था, ये प्लाज्मिड इन्होंने निकाला ई कोलाई से। ठीक है, तो अब ई कोलाई से निकाला और यहां पर इन्होंने ये इसको जोड़ दिया, तो ये बन गया ना, ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये काम इन्होंने किया था सबसे पहले। और इन्होंने किससे लिया था ये प्लाज्मिड? ये जो प्लाज्मिड था ये इन्होंने साल्मोनेला से लिया था, और इसको फिर और ये जीन कौन सा था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। इस पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि जो इसको कटिंग किससे की है भाई? इन्होंने कटिंग करने के लिए भी कैंची का ही इस्तेमाल किया है, और वो कैंची है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, सो द कट पीस ऑफ डीएनए was then linked with plasmid। देखिए, इस कट पीस को प्लाज्मिड में ऐड कर दिया। These plasmid DNA act as a vector to transfer the piece of DNA attached to the it। अब जिस प्लाज्मिड के साथ इसको ये अटैच करेंगे, ठीक है, इस पर यहाँ पर क्लोनिंग साइट होगी, यहाँ पर क्लोनिंग साइट होगी, उस पर इन्होंने अटैच किया ये। तो जिस के साथ अटैच कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर बोलेंगे वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्या कर रहा है? ये वेक्टर डीएनए को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। और जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है उसको हम या तो जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे या फिर हम डिजायर्ड जीन बोलेंगे। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या डिजायर्ड जीन है, जिसको हमें कई कॉपीज चाहिए, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर become possible with the enzyme of DNA ligase, जो मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो कट करने का काम करेगा और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो ये इन दोनों को ज्वाइन करेगा और इसके बाद क्या बन जाएगा? एक नया सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड डीएनए बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
जब ये डीएनए बन गया, व्हेन दिस डीएनए, जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, उसके बाद इस डीएनए को इन्होंने ट्रांसफर किया किसमें, ई कोलाई में। ठीक है, इश्चेरिया कोलाई में अ बैक्टीरिया विच इज क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला, जो साल्मोनेला से काफी क्लोजली रिलेटेड था, उसमें उन्होंने ये जो है जहां से लिया था, ये अपना काइमेरिक डीएनए जो मॉलिक्यूलर डीएनए बनाया, ये वाला, से फॉर एग्जांपल ये वाला है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, इसको इन्होंने इस ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो जिस सेल में वो ट्रांसफर कर रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा भाई, इसको यहां पर बोला जाएगा होस्ट सेल, क्योंकि ये होस्ट सेल है, उसे एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, सो इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट सेल। और कैसे करेगा, होस्ट सेल के वो अपने एंजाइम्स यूज करेगा, होस्ट सेल में तो अपने पॉलीमरेजेस एंजाइम होते ही हैं, है ना, रेप्लिकेटिंग वाले। और इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ही, तो वो उसके एंजाइम्स को यूज करके अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा। ठीक है, सो द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किया था इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके। साल्मोनेला से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया, ठीक है, और उसको फिर उन्होंने प्लाज्मिड में लाइगेट कर दिया और प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई सेल में, जिसे उन्होंने होस्ट सेल कहा। चॉपिंग करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज किए, जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया था। ठीक है, ये उनका बैक्टीरियल सेल है ई कोलाई वाला। ठीक है, ये रहा ई कोलाई, जिसे इन्होंने बड़ा करके यहां दिखा दिया है, ये उसका अपना क्रोमोसोमल डीएनए है। ये प्लाज्मिड उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, जो कि इस टाइम पर कैसा है, रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, या इसे हम काइमेरिक डीएनए भी बोल सकते हैं। काइमेरा बोलते हैं या काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, इंसर्ट लाइगेटेड होता है, यानी कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उस प्लाज्मिड के साथ लगा हुआ होता है। उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कह सकते हैं, ये भी अपने आप में सही टर्म है, या हम उसे काइमेरिक डीएनए भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए या किसी जीन को ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे। ठीक है, साइंटिस्ट ने किए तो किए, अब हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे अगर हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कोई बनाना है या अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं डालना है। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर जीन, हमें तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम किस जीन में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और उस पर्टिकुलर जीन वाले डीएनए फ्रेगमेंट को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो डीएनए हमने आइडेंटिफाई कर लिया है जिसमें हमारे जीन प्रेजेंट हैं, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा किसमें, होस्ट सेल में। ठीक है, और इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन किसका करना पड़ेगा, काइमेरिक डीएनए का करना पड़ेगा, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें बनाना पड़ेगा। देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। फिर वो जो जिस होस्ट सेल में हमने अपना डीएनए डाला होगा उसे वहां हमें मेंटेन करना है, और उसको ऐसा मेंटेन करना है कि वो जो डीएनए है वो अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो जब ये तीनों स्टेप सक्सेसफुल हो जाएंगे तब हम कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। मगर ये सुनने में जितने आसान लग रहे हैं उतने आसान होते नहीं है। इसमें अलग अलग तरीके की अलग लेवल की काफी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिनको हम बहुत अच्छे से अगर अंडरस्टैंड कर पाते हैं तभी हम अपने ईच स्टेप में सक्सेसफुल हो पाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के आखिरकार टूल्स कौन कौन से होंगे इन तीनों स्टेप्स को करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो हमने अगर देख लिया भाई ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो अब हमें इसे ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उतने फ्रेम को सबसे पहले काटना पड़ेगा। ये देखिए, ये कैंची काट रही है ना, ये कैंची काट रही है कि भाई मुझे इतना चाहिए, यहाँ पर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं इतना इसको कट कर लेती हूँ। अब कट करने के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर सीजर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स।
ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का सबसे पहले 1963 में पता चला था, और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी खोज कैसे हुई कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं। तो साइंटिस्ट लोग एनालाइज कर रहे थे, देख रहे थे बैक्टीरियोफाज का काम। तो ये जो बैक्टीरियोफाज होते हैं, बैक्टीरियोफाज मीन्स बैक्टीरिया किलिंग वायरस, है ना, जो बैक्टीरिया के ऊपर जाते हैं, बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, अपना डीएनए उसमें डालते हैं। बैक्टीरिया की मशीनरी, मतलब रेप्लिकेटिंग मशीनरी, एंजाइम्स एंड ऑल सबको यूज करके अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करके, अपने बॉडी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके, असेंबल करके, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं और बाहर निकल जाते हैं लाइसिस फेज में, है ना, यही तो होता है। तो जब बैक्टीरिया किसी से फॉर एग्जांपल ये है फास्ट डीएनए और ये है बैक्टीरिया, मान लिया फॉर एग्जांपल ये है इकोलाई, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया ने, इसने क्या किया भाई, मुझे अब मल्टीप्लाई करना है, मुझे अपनी प्रोजेनी बढ़ानी है, इसने अपना डीएनए अंदर डाल दिया बैक्टीरिया के। अब इसने अपना डीएनए अंदर डाला कि भाई जाओ उनके एंजाइम यूज करके अपने डीएनए मल्टीप्लाई करो और चीजें करो। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया भी बहुत स्मार्ट निकला। बैक्टीरिया ने कहा भाई ऐसा है, इतना आसान नहीं होगा मुझे किल करना तुमको, है ना, कि तुम आते हो मेरी मशीनरी यूज करते हो और मुझे ही किल करके चले जाते हो। चलो मेरी करते, कम से कम मुझे किल करके तो नहीं जाते। तो यहाँ पर ये निकले बड़े, ये भी तेज निकले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ने क्या करा, उसने जो है कुछ एंजाइम्स रिलीज करे। उन एंजाइम्स ने क्या किया, उन एंजाइम्स ने इस जो पर्पल कलर का ये जो फाज का डीएनए था उसके बीच बीच में जाके उसको जो है रिकॉग्नाइज कर लिया, अपनी अपनी एक एक साइट रिकॉग्नाइज कर ली कि ये साइट है, ये साइट है। ये साइट का मतलब क्या हुआ, ATGC, ठीक है। ये जो चारों बेस पेयर हैं इनके अलग अलग पैटर्न होंगे। उनके पैटर्न को, जैसे किसी ने AATT अगर लगातार में ये है कहीं, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। कहीं पर GAAT अगर ये है तो इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। इस तरीके के सीक्वेंस, पूरे सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस पूरे में होंगे, इनको रिकॉग्नाइज कर लिया और यहां पर जाके जो है ये बाइंड हो गया, यहां पर जाके ये जो है बाइंड हो गया, ठीक है। तो इन्होंने जब बाइंड हुआ और बाइंड होने के बाद जो है इसको क्या कर दिया, चॉप कर दिया, बीच में से काट दिया। एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उस पे जब चॉप हो गया तो भैया वो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता। लेकिन जब एंजाइम है तो एंजाइम को क्या पता ये इस फाज का डीएनए है या मेरा डीएनए है। एंजाइम तो एंजाइम है, जहां जहां उसको ये साइट मिलेगी वहां वहां वो जाएगा, उसे रिकॉग्नाइज करेगा और चॉपिंग कर देगा। तो बैक्टीरिया बहुत स्मार्ट निकला। बैक्टीरिया ने क्या किया कि जहां जहां बैक्टीरिया के पास वो साइट थी उसने वहां पर अपने डीएनए के पास ऊपर लगा दिया एक ग्रुप जिसे बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, यानी उसने अपने डीएनए का कर दिया मिथाइलेशन, ठीक है। तो वो अपनी वाली साइट्स को उसने कर लिया प्रोटेक्ट, और उस वाली वायरस की साइट को तो प्रोटेक्टेड थी नहीं, तो वहां जाके बैक्टीरिया ने, एंजाइम्स ने रिकॉग्नाइज किया और उसको, उसके जो बीच के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड थे उनको ब्रेक कर दिया, यानी उसकी चॉपिंग कर ली। यानी क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट किया और दूसरे के, तो इस तरह से ये पता चला कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो जो एंडोन्यूक्लियसेस कुछ ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर लोकेशंस के एक स्पेसिफिक ATGC की जो लैंग्वेज है उसको पहचानते हैं और वहां से ये करते हैं चॉपिंग, ठीक है। तो इस तरीके से पता चला कि किस तरीके से बैक्टीरियोफाज की जो ग्रोथ है उसको रेस्ट्रिक्ट किया इकोलाई ने, ओके। तो उसके बाद कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत सारे बैक्टीरिया के साथ आइसोलेट हुए हैं। लगभग 230 स्ट्रेन से भी ज्यादा स्ट्रेन्स में लगभग 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अभी तक आइसोलेटेड हुए हैं। लेकिन जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हुआ था उसका नाम है हिंड 2, ठीक है। हिंड 2 जो है हमेशा 6 बेस पेयर्स वाले एक पर्टिकुलर फ्रेम में, जैसे ये मैंने आपके बनाया GAATC, ये मैंने 5 बनाए हैं। अगर यहाँ पर मैं CC भी लिख दूं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की 6 बेस पेयर की रिकॉग्निशन साइट एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में होगी, उसको ही ये हमेशा रिकॉग्नाइज करता है और वहां जाके ये चॉप करता है, यानी कि क्लीवेज करता है या कट करता है, ठीक है। तो ये तो थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहानी कि ये कैसे आखिर काम करते हैं, ओके। चलिए
अब मूव करते हैं कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करते हैं, ये आपने बता दिया, लेकिन आपने इसको जो है हिंड 1 क्यों बोला, ठीक है, या WMH1 क्यों बोला, या हम इसको EcoR1 बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, तो हर एक एंजाइम का नाम है, ठीक है, तो हर एक एंजाइम का नामकरण होगा कैसे, तो हर एक एंजाइम का ये जो नामकरण है वो ऐसे होगा कि एंजाइम में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ई को पहला लेटर कैपिटल है, फिर CO स्मॉल में, देन लिखा है R, उसके बाद लिखा है 1। मैं थोड़ा दूर दूर करके बताती हूँ। तो E जो है ये हो जाएगा स्पीशीज का नेम, यानी कि इस्चीशिया, ठीक है। CO अगले जो 2 लेटर हैं ये स्पीशीज हो गया। ये जो अगली सॉरी मैं गलत बोल गई, ये है जीनस, पहला जो लेटर होगा वो जीनस का होगा, अगले जो 2 लेटर हैं वो स्पीशीज के होंगे, यानी कोलाई। आर जो है, आर उस ई कोलाई का कौन सी तरीके का स्ट्रेन है, स्ट्रेन मतलब अलग अलग तरीके के उसमें भी वेरिएशंस पाई जाती है कि ई कोलाई की इस स्पीशीज में भी कुछ वेरिएशन है, तो ये आर स्ट्रेन है, तो यानी कि ई कोलाई की आर स्ट्रेन से ये निकाला गया है। अब 1 क्या है, तो 1 यानी पहले ऑर्डर में फर्स्ट, यही क्योंकि उसी ई कोलाई से मैंने अभी आपको बताया 230 से निकाले गए हैं 900 से ज्यादा, तो यानी एक से ज्यादा एंजाइम निकाले गए हैं, राइट। तो पहली बार में जो निकाला गया है, सबसे पहले जो निकाला गया है उसे दे दिया नंबर 1। इस तरीके से इसका होता है नामकरण, ठीक है। तो जैसे कि WMH1 लिखा है, यानी बी फॉर जीनस हो गया बैसिलस, AM यानी एमाइलो ल्यूकोफेसियंस, ठीक है, H यानी H है इसका स्ट्रेन टाइप, 1 यानी सबसे पहले ये निकाला गया है। यहाँ पर E को R1, E फॉर इश्चीरिया, CO कोलाय, R मतलब उसका स्ट्रेन का टाइप है ये, 1 यानी सबसे पहले ये निकाला गया है। E को R4, E मतलब जीनस हो गया, CO मतलब स्पीशीज हो गया, R मीन्स इसका क्या है, स्ट्रेन है, 4 5 मीन्स ये 5वीं बार इससे निकाला गया है। PST1 का भी ऐसे ही होगा, P फॉर प्रोविडेंसिया, यानी कि ये इसका जीनस है, ST मीन्स इसका स्पीशीज है, और 1 मीन्स इसका ऑर्डर, किस ऑर्डर में निकाला गया है। तो इस तरीके से जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनकी नेमिंग होती है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, ये एक्सोन्यूक्लियसेस भी हो सकते हैं और एंडोन्यूक्लियसेस भी हो सकते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं हो सकते हैं न्यूक्लियसेस, एक्सोन्यूक्लियसेस भी हो सकते हैं और एंडोन्यूक्लियसेस भी हो सकते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तरीके के एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। पैलिंड्रोमिक मींस क्या होता है, पैलिंड्रोमिक मींस क्या होता है वो देखते हैं। अब पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है, जैसे कि यहां मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, मलयालम, ठीक है। अब मैं यहां से पढ़ूं मलयालम, या फिर मैं यहां से पढ़ूं मलयालम, तो चाहे मैं इस एंड से पढ़ूं या मैं इस एंड से पढ़ूं, दोनों में हम एक ही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि वो वर्ड पैलिंड्रोमिक कहलाएंगे, उनका सेम साउंड होगा या सेम अल्फाबेट्स उसी ऑर्डर में लगे हुए होंगे, तभी तो सेम साउंड होगा। जब हम उन्हें दोनों डायरेक्शन से पढ़ते हैं उनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं द सेम वर्ड रीड बोथ द डायरेक्शन, सेम वर्ड जब हम उसको पढ़ लें। तो जैसे कि DNA सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगर हम DNA सीक्वेंस को देखें तो GAATTC, ठीक है। यहां पर भी 5 प्राइम से पढ़ते हैं GAATTC, दोनों तरफ से एक सी लैंग्वेज आ रही है, उसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे। तो इस तरीके के जो सीक्वेंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। इस तरीके के सीक्वेंस को जिनका सीक्वेंस पैटर्न 5 प्राइम टू 3 प्राइम दोनों स्ट्रैंड्स में सेम होता है, सेम होता है, ठीक है, हमेशा सेम होता है, उनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, और इस तरीके के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। चलिए, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस तरीके के एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो और रिकॉग्नाइज करके उनमें से किसी भी उनकी अपनी अपनी रिकॉग्निशन साइट होती है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं हिंड 3 की बात करती हूँ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ये मिला है,
तो हिंड 3 से बोल रहे हैं। तो ये AAGCTA 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसका ये पैटर्न है। यहां से क्या पैटर्न है? AAGCTT। ठीक है, ये भी वही पैटर्न है। तो ये इसने रिकॉग्नाइज किया इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को जो 6 बेस पेयर वाला है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसने रिकॉग्नाइज किया और इसने यहां से यहां पर कट मारा और इस AA के बीच में कट मारा। तो ये 5 प्राइम की तरफ से AA के बीच में कट मारता है। तो यहां पर इस तरीके के दो इसको क्या मिले? स्टिकी एंड्स मिले। ठीक है, ऐसे ही PST1 ने भी एक पर्टिकुलर बेस पेयर का जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसे रिकॉग्नाइज किया। ये भी जो ज्यादातर क्या होते हैं, ये भी 6 बेस पेयर लॉन्ग था। ठीक है, CTGCAG ये पैटर्न है। तो CTGCAG इसने G और A के बीच वाला रिकॉग्निशन साइड पर कट मारा, तो इसको भी स्टिकी एंड्स मिले। ठीक है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो अपने, चाहे वो 6 बेस पेयर वाला रिकॉग्निशन साइट है या 4 बेस पेयर वाला है, उसमें ऐसे स्टिकी यानी एक ओवरहैंगिंग नहीं छोड़ेंगे, बीच में से उसे कट करेंगे। जैसे कि इको R4 ये है, इको R4 ये इसको TA और TA के बीच वाले इस पैटर्न को यहां से कट करेंगे, तो इसको मिलते हैं इस तरीके से दो अलग अलग सीक्वेंस जो कि होंगे ब्लंट एंड वाले, यानी यहाँ पर कोई भी इस तरीके का ओवरहैंगिंग सीक्वेंस नहीं बचेगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट। लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ज्यादातर लाइगेशन करेंगे या क्लोनिंग के लिए यूज होते हैं, वो स्टिकी एंड वाले ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम cut the strand of DNA in a little away from the center of palindromic site. palindromic site से थोड़ा सा दूर जो है वहां पर ये कट मारते हैं। ठीक है, बट बिटवीन द सेम टू बेस पेयर ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, जैसा मैंने आपको अभी अभी इस डायग्राम में दिखाया। दिस लीव अ सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन ऑन द एट द एंड, देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड्स, जिसे एक एक छूट गया था ना, जिसे हम स्टिकी एंड कहते हैं। और ये जो स्टिकी एंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री बाकी सारे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर अच्छे से टाइट जुड़ जाते हैं, और फिर यहाँ पर कोई लाइगेशन के टाइम पर सच दिक्कत नहीं आती है। और लाइगेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? लाइगेशन करने के लिए DNA लाइगेज एंजाइम यूज होता है। ठीक है, सो देयर आर these are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterpart. This stickiness क्या करती है? एंजाइम DNA ligase की प्रेजेंस में एक्शन होगा और वो आपस में जुड़ जाते हैं। चलिए, अच्छा, तो ये था सबसे पहला जो चीज हमें टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में चाहिए थी, वो क्या थी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके हमने क्या किया? कट लगाया। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की मैं आपको बात बता रही थी, ये मेरा DNA स्ट्रेच है, और इस DNA स्ट्रेच में मैं इस पर्टिकुलर जीन में इंटरेस्टेड हूं। मुझे ये जीन जो है क्या करना है? इस जीन की क्लोनिंग करनी है, यानी मल्टीपल कॉपीज मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रेच की चाहिए। तो मैंने क्या किया? मैंने भाई इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किससे कट किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, और जब मैंने इस जीन को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया तो मुझे किस तरीके का पैटर्न मिल रहा है? देखिए, ये थोड़ा सा इस तरफ लंबा है और ये थोड़ा सा इस तरफ मतलब लंबा है। ये स्टिकी एंड्स हैं, और सेम एंजाइम को यूज किया मैंने कट करने के लिए इस प्लाज्मिड को, क्योंकि मेरे को अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस प्लाज्मिड में ही लाइगेट करना है। एम आई राइट? सेम एंजाइम को मैंने यूज किया इस प्लाज्मिड को कट करने में। ये लीजिए, यहां पर भी कट डेवलप हो गया। ठीक है, अब यहां पर भी कट है, यहां पर भी कट है। अब मैंने डाला DNA लाइगेज एंजाइम, जो क्या करेगा? DNA लाइगेज क्या करेगा? दोनों को फेविकॉल का काम करेगा, दोनों को जोड़ने का काम करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। लीजिए, उसने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करके इस प्लाज्मिड में जोड़ दिया, और इसको इस टाइम हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिड बन गया, अब ये तो DNA है,
ठीक है, अब इसको ग्रो करना है, ग्रो तो किसी सेल के अंदर ही करेगा, तो हमें कोई होस्ट सेल चाहिए। चलिए हमने यहाँ पर ई कोलाई की होस्ट सेल ले ली। अब इस प्लाज्मिड को एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, उसके थ्रू ई कोलाई सेल में ट्रांसफर कर दिया और फिर ई कोलाई सेल को मीडिया वीडिया देके लैब में आराम से ग्रो करने दिया। 24 घंटे के बाद हमारे को जो है कुछ सेल्स मिलेंगी, कुछ ऐसी होंगी जिसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं होगा, कुछ ऐसी होंगी जिसमें प्लाज्मिड गया होगा। ठीक है, तो जिसमें प्लाज्मिड नहीं गया होगा उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स, और जिसमें प्लाज्मिड गया होगा हमारा वाला, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट सेल्स। ठीक है, अब इसको ग्रो करने के बाद इसकी हम करेंगे प्लेटिंग, यानी कि अगार प्लेट पर हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक डालेंगे और ग्रो करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था पहले से, आप देखिए, ये देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो वही एंटीबायोटिक इसकी प्लेट पर डालेंगे ताकि वही बैक्टीरिया भाई बैक्टीरिया कई तरीके के मिले हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी मिले हैं हमको जिसमें हमारा प्लाज्मिड है ही नहीं, और रिकॉम्बिनेंट भी मिले हैं जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर वही प्लाज्मिड ग्रो करेगा जिसमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा। ठीक है, और इस तरीके से हम उस पर्टिकुलर कॉलोनीज को सेलेक्ट करते हैं जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हो और जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हो। ये होती है पूरी टेक्निक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। ठीक है, अब इसके एक एक स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बारे में हमने जाना, इससे हम डीएनए कट करते हैं। लाइगेज के बारे में हमने जाना, इससे डीएनए, दो अलग अलग डीएनए को जोड़ा जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो जो डीएनए हमने कट किया था, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जिस हमने कट किया डीएनए को, उससे क्या हुआ? एक ही जो पूरा डीएनए था, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ, यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट आई, यहाँ आई, तो हमको क्या मिले? इसके 3 फ्रेगमेंट मिल गए। एक ये रहा, एक फ्रेगमेंट ये रहा और एक फ्रेगमेंट ये रहा। ठीक है, तो अब इन तीनों को अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट क्या करेंगे? सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है, तो जो सेपरेशन होता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, उसको एक टेक्निक के थ्रू किया जाता है जिसे बोलते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसमें जो मैट्रिक्स बनती है वो एक जिस मटेरियल की बनती है उसे एग्रोस बोलते हैं। ठीक है, और ये एग्रोस क्या है? इट इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑफ एक्सट्रैक्ट, इट इज अ नेचुरल पॉलीमर जो कि एक सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, सो सिंस डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज, डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड है ना ये, तो ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये जब चार्ज है तो ये क्या करेगा? ये मूव करेगा टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ ये मूव करेगा अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो मैट्रिक्स होगी, जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर हम थोड़े से वेल क्रिएट करके कुछ एक कॉम डालेंगे, उसमें छोटे छोटे छेद हो जाएंगे जिसे बोलते हैं वेल। वो मैट्रिक्स बनेगा एग्रोस से, जो कि क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर है। किसका? सीवीड का। जेली लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, और वो जो वेल्स हमने क्रिएट किए हैं उसमें हम अपना सैंपल लोड कर देंगे जो कि डीएनए का है। ठीक है, तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें डालेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, जो भारी ज्यादा होगा, है ना, जो ज्यादा भारी होगा, से फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा एक एग्रोज है, यहाँ मैंने वेल क्रिएट कर दिए, तो जो ज्यादा भारी होगा वो धीरे धीरे भाग पाएगा भाई, जिसका वजन ज्यादा है। जिसका वजन कम होगा वो थोड़ा तेज तेज भागेगा और आगे निकल जाएगा, है ना। तो जो छोटे फ्रेगमेंट होंगे वो नीचे की तरफ मिलेंगे और जो ज्यादा बड़े फ्रेगमेंट होंगे वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे। यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो वेल के उतना ही पास होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा वो उतना ही नीचे जेल में रन कर जाएगा। ठीक है, ओके। इस पिक्चर में हम समझते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट कैसी दिखती है। ये देखिए, ये एक ट्रे है। ठीक है, इसके अंदर भरा हुआ है बफर, जिसे रनिंग बफर कहते हैं। उसमें बफर के थ्रू ही माइग्रेशन होगा, है ना।
जब बफर के थ्रू माइग्रेशन होगा चार्ज पार्टिकल्स का, तो ये जो वेल्स क्रिएट किए हैं, ये जेल बना हुआ है एगरोज का, ये जेल किसका बना हुआ है? एगरोज का। इसमें हमने क्या किया? अपने सैंपल्स लोड कर दिए डीएनए के, डाइजेस्ट करने के बाद, है ना, रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट करने के बाद, और इसको फिर पावर सप्लाई में लगा दिया। ठीक है, अब मैंने जैसा आपको बताया कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे क्या? डीएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए क्या होता है? एक एसिड है। ठीक है, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ जो है मूव करेंगे। ठीक है, तो अब जितना बड़ा साइज है वो उतना धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वो ऊपर रह जाएगा, और जो छोटे छोटे साइज होंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, वो नीचे की तरफ माइग्रेट करके आ जाएंगे। सो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या रही? वेल से नीचे की तरफ, लॉन्गर बैंड टू शॉर्टर बैंड। ठीक है, ये पूरी होती है एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें डिफरेंट चार्ज पार्टिकल, डिफरेंट कटेड पार्टिकल्स जो हैं वो माइग्रेट करने के लिए डाले जाते हैं। और वैसे भी अगर हमने डीएनए आइसोलेट किया है, आरएनए आइसोलेट किया है, हमने रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया है, हमने लाइगेशन किया है, या हमें अपने सैंपल का देखना है कि भाई हमारा जो डीएनए है वो इस मॉलिक्यूलर वेट का है, ऑफिशियली, मतलब लिटरेचर में दिया हुआ है क्या, जो मैंने आइसोलेट किया है वो इतने मॉलिक्यूलर वेट का है, उसको लोड करके देखा जाता है। और लोड करके देखने के बाद एक वेल में, यहाँ पर एक वेल में डाला जाता है एक मार्कर जीन, मार्कर, जिसका फ्रेगमेंट्स इस तरीके से नोन होते हैं कि भाई इसमें इतने फ्रेगमेंट मिलेंगे, और सबसे ऊपर वाला इतने बेस पेयर का होगा, उससे नीचे वाला इतने का होगा, इतने का होगा। तो अगर इसके जस्ट पैरेलल यहाँ पर आ गया हमारे सैंपल का, हमारा जो सैंपल है, जैसे हमने तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ये उतने ही मॉलिक्यूलर वेट का है। चेकलिस्ट कैसे पता चलेगी? एक कोई तो होना चाहिए ना मार्कर डीएनए जिसकी फ्रेगमेंट की साइज हमें पता हो, लाइक 1000 बेस पेयर का है कोई, तो हमें पता हो कि भाई सबसे बड़ा जो साइज है वो 900 बेस पेयर का होगा, वो इस जगह आएगा। उससे छोटा 800 का होगा, वो इस जगह आएगा। उससे छोटा 700 का होगा, वो इस जगह आएगा, लाइक दिस। तो अगर मेरा जो डीएनए का साइज है वो 800 बेस पेयर का है, तो वो 800 के अगर पैरेलल आ गया, तो मैं कहूंगी हाँ भाई मैंने जो आइसोलेट किया है वो वही है जो मैंने आइसोलेट किया, कोई कंटामिनेशन नहीं आया है, लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide. ठीक है, ये जो डीएनए हमने लोड किया, इस डीएनए को देखने के लिए, क्योंकि ये उसमें तो एक डाई डाल दी, ब्लू कलर की हमने डाई डाल दी, राइट? तो माइग्रेशन पता चल रहा है, डाई ऊपर नीचे चल रही है कि हमारा डीएनए यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन डीएनए ही है, कुछ और तो नहीं है। ये देखने के लिए उस जेल में, जब हम एगरोज जेल बनाते हैं, ये जो एगरोज जेल बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा जो है इथीडियम ब्रोमाइड ऐड कर देते हैं, 2-3 माइक्रोलीटर के आसपास ऐड कर देते हैं। ठीक है, 5 माइक्रोलीटर तक भी आप ऐड कर सकते हैं, या तो एग्रोज में ऐड कर दीजिए, या आपका जो डीएनए सैंपल है उसमें आप थोड़ा सा ऐड कर दीजिए और फिर लोडिंग करिए। ठीक है, तो ये जब इथीडियम ब्रोमाइड के साथ आप यूवी रेडिएशन डाल के उस जेल को लेके जाएंगे जेल डॉक में, जहां पर यूवी रेडिएशन करेंगी, तो उसमें आपका जो डीएनए वो पिंक कलर का दिखाई देता है। ठीक है, और जब वो पिंक कलर का उसी लोकेशन पर दिखाई देता है, तो आप कहते हैं कि हाँ भाई मेरा डीएनए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कैसा दिखाई देगा? इट्स यहाँ पर इन्होंने लिखा है ब्राइट ऑरेंज, आप ऑरेंज पिंक कह सकते हैं। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए इन इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल में आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। तो हमने अभी क्या किया? हमने रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया था, यही तो किया था भाई, हमारा ये डीएनए था, इसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाले रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए, फिर हमें इतने 3 तरीके के फ्रेगमेंट मिल गए, और इसको फिर हमने क्या किया? एक जेल पर रन किया, तो हमारे को इतने फ्रेगमेंट मिल गए। ये हमारा मार्कर जीन है, ये मार्कर है, ये हमारा सैंपल है। अब मैंने कहा कि मैं भाई इस वाले में इंटरेस्टेड हूँ जो 800 बेस पेयर वाला है, तो मैं क्या करूं? यहाँ तो बहुत सारे डीएनए पड़े हैं, तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ से ब्लेड से इतने पीस को, इतने जेल को कट करना पड़ेगा। ठीक है, और इस
कट करने के बाद इसको आइसोलेट करना पड़ेगा कुछ बफर्स मिला के। इस आइसोलेशन को बोला जाता है, इस प्रोसीजर को बोला जाता है जब मैं अपने ही एग्रोज जेल से अपने पीस को सेपरेट आउट करती हूँ, इल्यूशन। इस स्टेप को क्या बोला जाता है? इल्यूशन। ठीक है। सो द डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूजिंग इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। अब जब मैंने इसका इल्यूशन कर लिया, इसको इल्यूट आउट कर लिया, तो इसको फिर मैं मिला दूंगी किसके साथ? अपने क्लोनिंग वेक्टर के साथ। ठीक है। और दोनों जो है क्लोनिंग वेक्टर मिलके क्या बना देंगे? काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके। तो अब क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? क्लोनिंग वेक्टर के साथ हम मिला देंगे, मैडम आप कह तो रही हैं, लेकिन ये क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है पहले ये तो बताइए। हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। क्लोनिंग वेक्टर होते हैं या तो प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो अभी अभी हमने आपको बताया कि किसी भी बैक्टीरियल सेल में अपने जीनोमिक डीएनए के अलावा इस तरीके की जो सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग छोटे छोटे डीएनए होते हैं प्लाज्मिड, या बैक्टीरियोफाज जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो है जाके अपनी डीएनए को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उनके डीएनए के साथ भी हम अपना डीएनए लाइगेट कर सकते हैं क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ठीक है। सो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल, और वो भी कैसे? इंडिपेंडेंटली, जिसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा उसके क्रोमोसोमल डीएनए का। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। सो बैक्टीरियोफाज का तो नंबर बहुत हाई होता है। बैक्टीरियोफाज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर। कॉपी नंबर वर्ड यहां पर क्या है? कॉपी नंबर का मतलब हुआ, कॉपी नंबर इज इक्वल टू कितने प्लाज्मिड हैं? 2 हैं, 4 हैं, 100 हैं, 400 हैं, कितनी कॉपीज हैं? 10 हैं। ठीक है, वही सेम प्लाज्मिड कितने हैं? तो जिस सेल में, एक ही सेल में अगर 4 हैं एक में और दूसरे में 40 हैं, तो 40 वाला अगर एक बार मल्टीप्लाई करेगा दूसरी बार में उसको कितने मिलेंगे? 80। 4 वाले को 8। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज्यादा कॉपी नंबर होगी उसका उतना ही डीएनए रेप्लिकेट होगा, यानी कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उतना रेप्लिकेट होगा क्योंकि हमने तो लाइगेट कर दिया है ना, राइट? सो bacteriophage, because of their high number per cell, have very high copy number of their genome within bacterial cell. Although some plasmid may have, किसी प्लाज्मिड में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यानी एक प्लाज्मिड होता है, किसी में 2 कॉपी होती हैं, किसी में 15 होती हैं, किसी में 100 भी होती हैं। ठीक है, 100 से भी ज्यादा भी होती हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा प्लाज्मिड चाहिए। ठीक है, उसको उतनी ज्यादा देर आपको ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 हुए हमारे जो आपके सिलेबस में है। एक तो हुए प्लाज्मिड जिसे हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं अपने जीन को क्लोन करने के लिए, और एक बैक्टीरियोफाज भी है जिनको हम अपने जीन को क्लोन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, तो एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? यूज तो कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ तो क्वालिटीज होंगी जो हमें यूज करनी होंगी। तो सबसे पहली क्वालिटी जो है एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की, वो ये है कि भाई एक तो वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करे। वो कब कर पाएगा? जब उसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, वो किसी भी तरीके से जीनोमिक डीएनए पर डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसके हाई कॉपी नंबर को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा, उसके पास अपने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद उसके पास कुछ सेलेक्टेबल मार्कर जीन होने चाहिए, जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर पाए कि जब हम अपने जीन को लाइगेट करा दें, सेल्स मल्टीप्लाई हो जाएं, जब हम आइसोलेट करें, भाई जो हम बैक्टीरियल सेल प्लेट पर आइसोलेट कर रहे हैं वो वाकई में वही है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसा तो नहीं है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई कंटामिनेशन आके ग्रो हो गया है। भाई वो तो प्लेट पर तो मीडिया है, मीडिया में खाने पीने का सामान है, चाहे मेरा बैक्टीरिया खाए या कोई एयर में प्रेजेंट वाला खाए, उसे तो खाना चाहिए। उसने ग्रो करके मुझे कॉलोनी दिखा दी येलो येलो, है ना, तो मैं कहूंगी ये मेरा है। ऐसा थोड़ी है, सिलेक्शन होना चाहिए, यानी कि कोई तो ऐसी क्राइटेरिया होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ उस प्लेट पर मेरा अपना बैक्टीरिया ही ग्रो कर पाए। ठीक है, तो प्लाज्मिड जो है वेक्टर, उसमें सेलेक्टेबल मार्कर जीन होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो ये एलिमिनेट कर पाए, क्या एलिमिनेट कर पाए? वो वाली सारी सेल्स जिसमें ट्रांसफॉर्मेंट्स नहीं हैं,
जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, चाहे नॉर्मल इकोलाई की सेल वहां पर ग्रो ना कर पाए, वो सारी सेल्स वहां पर ग्रो ना कर पाए जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है। यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यानी कि एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिक एक एंटीबायोटिक है। इन एंटीबायोटिक के लिए कुछ रेजिस्टेंट जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसी किसी प्लाज्मिड में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एक प्लाज्मिड बना देती हूँ, ये हो गया इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, और ये हो गया एक ये साइट है और एक ये साइट है। ठीक है, ये है एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो किसी किसी क्लोनिंग वेक्टर में ये है प्लाज्मिड, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होते हैं पहले से पहले। ठीक है, तो अगर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पर क्लोन किया है, से फॉर एग्जाम्पल, तो अब जब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी तो टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट पर अगर मैं प्लेटिंग करूंगी, ये रही मेरी प्लेट, अगर इसमें टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट हुआ एंटीबायोटिक, तो यहाँ पर वही कॉलोनी ग्रो कर पाएंगी जिसमें ये टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन है वो इंटैक्ट होगा, यानी कि उसका काम फंक्शनैलिटी उसकी चालू होगी। जब मैंने जीन सीक्वेंस में कोई चेंजेस नहीं किए हैं तो वो वही ग्रो कर पाएंगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन ना डाल के एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो सेल्स ग्रो कर पाएंगी जिसमें एम्पिसिलिन इंटैक्ट होगी। लेकिन मैंने तो एम्पिसिलिन वाले जीन के अंदर ही अपना ये डाला हुआ है, तो ये वाला नहीं होगा। तो इसके लिए भी एक तोड़ होता है, इसके लिए तोड़ होता है कि जीन को क्लोन करने के लिए एक क्लोनिंग साइट होगी जो अलग से प्रेजेंट होगी। यहां पर आप इसको क्लोन नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो केवल और केवल टेट्रासाइक्लिन के बेसिस पर आप उसको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो बहरहाल यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि भाई एक अच्छी क्लोनिंग वेक्टर में एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर पाए, वो क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंडेंट ना हो, और दूसरा उसके पास कुछ ऐसे जीन्स होने चाहिए जो कि सिलेक्शन कराने में हेल्प कर पाए, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, चाहे वो टेट्रासाइक्लिन के लिए हो, चाहे वो एम्पिसिलिन के लिए हो, चाहे वो क्लोरमफेनिकोल के लिए हो, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, उनके लिए रेजिस्टेंट जीन वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या करने के लिए, अपने जीन को या अपने रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। हम सेलेक्ट आउट कैसे करेंगे, हम स्क्रीनिंग कैसे करेंगे कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं, रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं हमारी ये वाली हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट ही हैं, उनकी बाहर की स्ट्रक्चर में थोड़ी कोई चेंजेस है, वो तो प्लाज्मिड अंदर है। ठीक है, प्लाज्मिड के अंदर ऐसे जीन्स तो हमने डाले नहीं है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, उसकी जो कॉलोनी का येलो कलर की हमें दिख रही थी वो ग्रीन कलर के दिखे, ऐसे वाले तो कलर हमें डाले नहीं है ना। तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स उनके अंदर होना चाहिए। तीसरी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तीसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसके पास क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। और क्लोनिंग साइट्स कितनी होनी चाहिए, एक है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक है सेलेक्टेबल मार्कर और एक है क्लोनिंग साइट। तो ये जो वेक्टर है यानी कि प्लाज्मिड है, उसके पास क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, और वो क्लोनिंग साइट कितनी होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट एक होनी चाहिए। रिकॉग्निशन साइट उसकी जो है कैसी होनी चाहिए, एक एंजाइम के लिए एक होनी चाहिए, कई एंजाइम्स के लिए हो चलेगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये एक क्लोनिंग साइट है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मान लिया इसको, यहां से यहां तक मान लिया, चलो एक सेलेक्टेबल मार्कर है। ठीक है, और यहां से यहां तक इसमें ये क्या है, क्लोनिंग साइट। तो एक एंजाइम के लिए एक हो, ऐसा नहीं है कि यहां पर भी इको R1 के लिए है, यहां पर भी इको R1 के लिए है, और यहां पर भी इको R1 के लिए है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो जब मैं इको R1 यहां पर डालूंगी तो मुझे तो भैया एक इतना बड़ा फ्रेगमेंट मिलेगा, एक मुझे भाई यहां से लेके यहां तक का फ्रेगमेंट मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी इको R1 कट करेगा, यहां पर भी कट करेगा, एक यहां पर कटेगा, तो यानी कि एक ये मिलेगा मुझे फ्रेगमेंट और एक फ्रेगमेंट मुझे ये मिलेगा। एक इतना बड़ा फ्रेगमेंट मुझे मिल जाएगा
एक फ्रेगमेंट जो है मुझे इतना बड़ा मिल जाएगा, एक फ्रेगमेंट मुझे इतना बड़ा मिल जाएगा, यानी मेरा तो पूरा का पूरा प्लाज्मिड डिस्ट्रॉय हो गया, 3 टुकड़े हो गए उसके, है ना। तो क्या होना चाहिए कि भाई और एंजाइम्स के लिए तो हो, यानी कि यहाँ पर EcoR1 के लिए से फॉर एग्जांपल मैं फिर से दोबारा से ड्रॉ करती हूँ, ये जो है यहाँ, ये अगर मेरी क्लोनिंग साइट है तो से फॉर एग्जांपल ये EcoR1 के लिए हो साइट, पर एक ही हो एक एंजाइम के लिए, ये वाली हो PST के लिए, ये वाली हो VMH1 के लिए। तो कम से कम इस पूरी क्लोनिंग साइट में, ये है क्लोनिंग साइट, एक ही जगह से कट होगा, है ना, एक ही जगह से कट होगा तो मुझे कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे, ऐसे फ्रेगमेंट मिल जाएगा। एक जगह कट मार दिया उसने, भाई यहाँ पे लाइगेट कर दो जो तुम्हें करना है ना, एक ही जगह से कट मारा। इसलिए क्लोनिंग साइट में क्या लिखा है मैंने, द वेक्टर नीड टू हैव सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर commonly used restriction enzymes. Presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complicate gene cloning. कॉम्प्लिकेट कैसे होगी समझ में आ गई, क्योंकि एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगे तो वो तो एंजाइम को इतनी अकल तो है नहीं, उसने तो जहां रिकॉग्निशन साइट देखी चॉप किया, जहां रिकॉग्निशन साइट देखी चॉप किया, कई सारा जो हमारे वेक्टर था वो खुद ही 3, 4, 5 टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, तो ये हैं एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स। कॉपी नंबर भी उसका हाई होना चाहिए, ठीक है, कॉपी नंबर भी हाई, जितना ज्यादा कॉपी नंबर होगा उतना ज्यादा अच्छा प्लाज्मिड भी माना जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं, एक टर्म आता है इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, यानी कि अगर कोई प्लाज्मिड वेक्टर है, जैसे प्लाज्मिड की बात ही हो रही है तो मैं 2 प्लाज्मिड आपको बताती हूँ। एक प्लाज्मिड है PVR322, एक प्लाज्मिड है जो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में बहुत यूज होता है इन दिनों, उसका नाम है PVR322। ठीक है, 322 यानी वाइल्ड नंबर था ये, जिससे वो निकाला गया। ये 2 साइंटिस्ट लोगों और रिसर्चर्स का इनिशियल्स हैं B और R, P फॉर प्लाज्मिड, और इसका साइज है लगभग 4360 बेस पेयर बड़ा, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें 2 एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट जीन है, जैसे कि ये एम्पसिलिन के लिए है एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और ये है टेट्रासाइक्लिन के लिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। और देखिए इसमें एम्पसिलिन रेजिस्टेंट में भी एक रेस्ट्रिक्शन साइट है PST के लिए, और यहाँ पर 2 रेस्ट्रिक्शन साइट हैं, एक SAL1 के लिए और एक VMH1 के लिए। बाकी ये रही क्लोनिंग साइट EcoR1 HIND3 पर। आप ये देख पा रहे हैं कि कोई भी एंजाइम दूसरी जगह कट नहीं मार रहा है, सब एक ही एक बार है। यहाँ पर EcoR1 है तो ये EcoR5 है, राइट, ये रहा HIND3 जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो एक एंजाइम की एक ही रिकॉग्निशन साइट होगी, बाकी कई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो और ये है इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। क्या 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए भाई, उसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर पाए, उसके मार्कर जीन प्रेजेंट होना चाहिए, क्यों, सिलेक्शन के लिए, और तीसरा क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, और क्लोनिंग साइट में एक के लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंसर्जनल इनएक्टिव। अच्छा, अभी प्लाज्मिड काम कैसे करेंगे, यहां पर ये बात हो रही है। तो ये हमारा PVR322 है जो लगभग 4300 बेस पेयर का है। ठीक है, अब अगर इस प्लाज्मिड में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इस प्लाज्मिड को जो मेरा रिकॉम्बिनेंट DNA डाल दिया है, इसको मैंने ई कोलाई सेल में ट्रांसफर कर दिया, होस्ट सेल जो है उसमें मैंने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, जब मैंने इसको ट्रांसफर किया तो ये जो प्लेट है, इस प्लेट पे कई सारी ब्लू कॉलोनीज हमें दिखाई दी। अब ये जो प्लेट है, इस प्लेट में हमने डाल रखा था एंटीबायोटिक एम्पसिलिन, 5 माइक्रोग्राम पर ml के हिसाब से इस न्यूट्रिएंट मीडिया में हमने एंटीबायोटिक भी डाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल्स हमारे को दिखाई दे रही हैं वो हमारे को वो दिखाई दे रही हैं जिनमें जो एम्पसिलिन रेजिस्टेंट ये रहा, एम्पसिलिन डाल रखा है, तो जिसमें एम्पसिलिन इंटैक्ट है। ठीक है, एम्पसिलिन इंटैक्ट है और जिसमें टेट्रासाइक्लिन इंटैक्ट है। ठीक है, वो दोनों की दोनों ग्रो कर पा रही हैं, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट 1 भी और रिकॉम्बिनेंट 1 भी।
ठीक है। अब हमने हमने अपना जो जीन है वो कहाँ डाला, ये तो हमने देखा ही नहीं। हमने अपना जो जीन है वो टेट्रासाइक्लिन के VMH1 वाले में, ये टेट्रासाइक्लिन जीन है ना, इसके VMH से कट मारा और यहां पर हमने अपना जीन लगाया हुआ है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसका मतलब ये जो टेट्रासाइक्लिन है उसका जो ATGC का पैटर्न है उस पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस का, वो चेंज हो गया। ट्रिपलिंग 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 करके होते हैं ना, है ना, कोडॉन जो है उसके चेंज हो गए, यानी टेट्रासाइक्लिन अब नॉन फंक्शनल नहीं रहा। तो जब हमने इसमें एम्पसिलिन डाला, तो एम्पसिलिन तो जो रिकॉम्बिनेंट वाले जो हमारा प्लाज्मिड है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, दोनों में इंटैक्ट है। ये देखिए, यहाँ पर भी इंटैक्ट है, यहाँ पर भी इंटैक्ट है। तो अगर हम एम्पसिलिन वाले मीडिया में डालेंगे तो यहाँ तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों ग्रो हो जाएंगे। हम कैसे बताएं भाई ये वाली मेरी कॉलोनी है या ये वाली मेरी कॉलोनी है, कौन सी मेरी कॉलोनी है जिसको मैं पिक करूं, राइट। तो फिर हमने क्या किया, इसकी रेप्लिका प्लेटिंग करी, यानी कि सेम उसको उठाकर सेम एक पेपर पे लगाकर स्टेरिलाइज्ड होते हैं वो, दूसरे मीडिया पर डाल दिया और इस मीडिया में हमने डाला इस बार टेट्रासाइक्लिन, सेम कॉन्सेंट्रेशन का। अब क्या होगा भाई, टेट्रासाइक्लिन को डाला तो टेट्रासाइक्लिन मेरा यहां तो इंटैक्ट है लेकिन यहां इंटैक्ट नहीं है, यहां तो इंटैक्ट है लेकिन यहां इंटैक्ट नहीं है। तो यहां पर कौन सी सेल्स ग्रो करेंगी, यहां पर वो सेल्स ग्रो करेंगी, यहां पर वो सेल्स ग्रो करेंगी जिसमें ये इंटैक्ट होगा, यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली यहां पर ग्रो करेंगी। और जो ग्रो नहीं कर पा रही हैं, जो ग्रो नहीं कर पा रही हैं उसमें क्या है, टेट्रासाइक्लिन का जीन सीक्वेंस है ही नहीं, यानी कि वही हमारी वो हैं कॉलोनीज जिनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है। समझ में आई ये वाली बात या नहीं? दोबारा रिपीट करती हूँ। जब हमने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया, प्लाज्मिड को ट्रांसफर किया होस्ट सेल में जो कि है ई कोलाई, और हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ये ग्रीन वाला डाला है टेट्रासाइक्लिन वाले जीन में, तो टेट्रासाइक्लिन का सीक्वेंस चेंज हो गया। टेट्रासाइक्लिन यानी कि फंक्शनल नहीं रहेगा, ये अब कैसा हो जाएगा, नॉन फंक्शनल। ठीक है, जबकि दूसरा प्लाज्मिड जिसने नहीं लिया था हमारा जीन, उसमें एम्पसिलिन भी इंटैक्ट है, टेट्रासाइक्लिन भी इंटैक्ट है। जब हमने प्लेटिंग की तो हमें कई सारी कॉलोनीज दिखाई दी, उन कॉलोनीज में कुछ ऐसी कॉलोनीज भी होंगी जिसमें हमारा प्लाज्मिड नहीं होगा, उन्हें हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। कुछ ऐसी कॉलोनीज भी होंगी जिसमें हमारा प्लाज्मिड होगा, उन्हें हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। लेकिन हमें अब पता करना है कि भाई हमारी वाली कौन सी है, क्योंकि दिखने में मॉर्फोलॉजिकली तो सारी हमें कैसी दिखाई दे रही है, येलो कलर की और ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, सारी ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। तो हमने क्या किया कि चलो भाई पहले ऐसा करते हैं, एम्पसिलिन मीडिया डाल देते हैं। इस मीडिया में एम्पसिलिन डाला, देखा सारी ग्रो कर गई, क्योंकि भाई यहाँ पर भी इंटैक्ट है एम्पसिलिन, यहाँ पर भी इंटैक्ट है, दोनों ग्रो कर गई, रिकॉम्बिनेंट भी ग्रो कर गई, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी। अब हमने तो अपना जीन टेट्रासाइक्लिन वाले में डाला था, तो हम क्या करेंगे, हमने इसकी रेप्लिका प्लेटिंग कर दी। किसमें, उस वाली प्लेट में जिसमें हमने टेट्रासाइक्लिन डाला हुआ है। तो यहां पर सिर्फ वो कॉलोनीज ग्रो करेंगी जिसमें टेट्रासाइक्लिन वाला जीन इंटैक्ट है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस शो कर देंगे कि डाल दो तुम, चाहे एम्पसिलिन डाल दो चाहे टेट्रासाइक्लिन डाल दो, मुझे में तो रेजिस्टेंस पावर है भाई, मैं तो ग्रो कर जाऊंगा। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली यहाँ ग्रो कर जाएंगी, मगर यहाँ पर वो कॉलोनीज ग्रो नहीं कर पाएंगी जिसमें टेट्रासाइक्लिन वाला जीन नॉन फंक्शनल हो चुका है, क्योंकि हमने वहां अपना जीन इंसर्ट कर दिया है, उसका सीक्वेंस ऑल्टर हो गया है, अब वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम पुरानी प्लेट पर देखेंगे भाई ये वाली गायब है, ये वाली गायब है, ये वाली गायब है, इसका मतलब ये वाली रिकॉम्बिनेंट 1 है। इसे बोलते हैं रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। ठीक है, समझ आ गया? चलिए एक और इंसर्जन इनएक्टिवेशन का एग्जांपल लेते हैं। ये तो अभी एंटीबायोटिक पर बेस्ड था कि किसी एक एंटीबायोटिक के साथ हमने लाइगेट कर दिया उसको, तो उसका सीक्वेंस पैटर्न चेंज हो गया, यानी कि इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो गया। इंसर्ट करा हमने अपना जीन, तो वो पर्टिकुलर जो एंटीबायोटिक वाला जीन था वो इनएक्टिवेट हो गया, वो अपना फंक्शन अब नहीं कर पा रहा है। ऐसा ही इंसर्जनल इनएक्टिवेशन एक दूसरे मेथड में भी यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं ब्लू व्हाइट कॉलोनीज या ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। ठीक है,
उसमें क्या होता है, एक प्लाज्मिड लेते हैं, जैसे अभी हमने PVR 322 का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं एक दूसरे प्लाज्मिड का जिसका नाम है PUC8। प्लाज्मिड ये जो कंस्ट्रक्ट किया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने किया था, तो उसकी बेसिस पर इसका नाम पड़ गया PUC8। ठीक है, तो इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, भाई फीचर है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, मार्कर जीन होने चाहिए। चलो जी, एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पर लेगजेड जीन है, ये भी मार्कर जीन है। ठीक है, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, यहाँ क्लोनिंग साइट, लेगजेड जीन के अंदर ही क्लोनिंग साइट यहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्लोनिंग साइट लेगजेड जीन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये हमारे ई कोलाई सेल है, इस ई कोलाई में ये जेनेटिक इसका अपना जीनोमिक डीएनए है, ये यहाँ पर प्लाज्मिड है। जब हमने प्लाज्मिड ट्रांसफर किया तो कोई कोई प्लाज्मिड ऐसे थे जिसने हमारा इंसर्ट नहीं लिया, उसने कहा भाई नहीं हुआ लाइगेट, तो वो क्या हो गए, उसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट थे, वो एज सच अपना प्लाज्मिड चला गया मगर उसने इंसर्ट लाइगेट नहीं किया, वो कैसा हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेंट्स थे जिसने हमारा ये ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, उसने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, उसे हमने कहा ट्रांसफॉर्म या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। और कुछ ऐसे भी सेल्स थी ग्रो हुई मीडिया पर जिसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं था। ठीक है, तो वो नॉन ट्रांसफॉर्म थी। ठीक है, तो 3 तरीके की तो सेल मिली, इतनी बात समझ में आ गई, 3 तरीके की तो सेल मिली। अब ये जो प्लाज्मिड है नॉन ट्रांसफॉर्म विद नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा होगा, ट्रांसफॉर्म विद नॉन रिकॉम्बिनेंट वो होगा जिसमें ये जो लेगजेड जीन है, जो मैंने आपको बताया कि इसी के अंदर क्लोनिंग साइट्स होती हैं, जिसमें ये इंटैक्ट होगा, यानी कि लेगजेड जीन की जो फंक्शनैलिटी है वो इनएक्टिवेट नहीं हुई है। ठीक है, अच्छा, जब ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट, उसमें क्या होगा, लेगजेड जीन के अंदर ही क्लोनिंग साइट है, तो यहां पर हमारा जीन चला गया। जब हमारा यहाँ जीन चला गया तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या हो गई, इनएक्टिवेट हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना जीन इंसर्ट कर दिया, तो क्या हुआ, ये इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। तो यानी कि यहाँ इस वाले केस में लेगजेड जीन का जो अपना फंक्शन है वो यहाँ पर ये नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, अच्छा, और लेगजेड जीन का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो लेगजेड जीन होता है, ये लैक्टोज को, ये क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ने का काम करता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। किस किस में तोड़ने का काम करता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को तोड़ने का काम करता है। तो इसको करने के लिए इसको एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाता है ये लेगजेड जीन। समझ आ गया लेगजेड का क्या काम है। तो जब ये लेगजेड एक्टिवेट रहेगा तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना पाएगा, और जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना पाएगा तो ये एंजाइम क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। लेकिन अगर ये इंसर्जनली इनएक्टिवेट हो गया, अगर हमने अपना डीएनए डाल दिया तो क्या हुआ, लेगजेड जीन क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, यानी ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना ही नहीं पाएगा। जब ये बना ही नहीं पाएगा तो जो मीडिया में हमने लैक्टोज नहीं डाला है लेकिन लैक्टोज का एक एनालॉग जिसे बोलते हैं एक्स गैल वो डाला हुआ है, तो वो उसको तोड़ ही नहीं पाएगा। तोड़ नहीं पाएगा यानी कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा तो क्या होगा, उसका जो है इफेक्ट वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है ये इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो जहां पर ये इंटैक्ट है, जहां पर इसमें इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है, लेगजेड जीन इंटैक्ट है, वो एक्स गैल पर आएगा जो कि क्या है, लैक्टोज का एनालॉग है। ठीक है, वो क्या करेगा, लैक्टोज का एनालॉग है तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना पा रहा है क्योंकि इंटैक्ट है यहाँ पर, है ना, बीटा गैल बना पा रहा है ये। तो ये इस मीडिया में पहले ही हमने एक्स गैल डाल रखा है, इसको तोड़ेगा, तोड़ के ये देगा ब्लू कलर, यानी ब्लू कॉलोनीज दिख जाएंगी जिसमें लेगजेड जीन प्रेजेंट है इंटैक्ट। लेकिन जिसमें हमने इंसर्ट कर दिया उसमें तो भैया इसका सीक्वेंस ही चेंज हो गया। जब इसमें सीक्वेंस ही चेंज हो गया, लेगजेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना ही नहीं पाएगा, जब बना ही नहीं पाएगा तो वो तोड़ ही नहीं पाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, जब वो तोड़ ही नहीं पाएगा तो ब्लू कॉलोनीज आएंगी ही नहीं, यानी वो कॉलोनीज कैसी होंगी, वो कॉलोनीज होंगी व्हाइट कलर की।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। जो व्हाइट कॉलोनीज मिलेंगी हमें वो होती हैं रिकॉम्बिनेंट वन, और जो ब्लू कॉलोनीज होती हैं वो होती हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट वन। व्हाइट कॉलोनीज को पिक कर लेते हैं और अपने आगे के प्रोसीजर को करते हैं। तो ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया किसके बेसिस पे है? क्रोमोजेनिक कलर देखकर देखना कि भाई जो किस कॉलोनी का क्या कलर है, उस हिसाब से हम कॉलोनीज को पिक कर लेते हैं। ये इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हुआ LAC-Z जीन का। समझ में आ गया? सो अब मैं यहां रीड करती हूँ। द प्रेजेंस ऑफ एन एक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइडेज कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सगेल। एक्सगेल जो यहाँ मीडिया में डाला है अगार के साथ, अगार में एम्पोसिलिन भी डाला है क्योंकि यहाँ पर एम्पोसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो भाई वही हो जिसमें प्लाज्मिड है। पहली बात तो वही हो ग्रो यहाँ पर। दूसरी बात वो वाली ग्रो हो जिसमें ग्रो चाहे LAC-Z जीन इंटैक्ट है या इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो जाए, दोनों हो जाए, लेकिन उनका कलर अलग अलग हो जाए। तो कलर जिसका व्हाइट आएगा उसको हम पिक कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सगेल क्या है? इट इज एन एनालॉग ऑफ लैक्टोज दैट मे बी क्लीव्ड बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, ब्लू कॉलोनीज में क्या होगा? ब्लू कॉलोनीज में फंक्शनली एक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा ही बनेगा, क्योंकि LAC-Z जीन यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत है। जबकि व्हाइट कॉलोनीज में क्या होगा? ये हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएंगे एक्सगेल को, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना इंसर्ट LAC-Z के साथ क्या कर रखा है? लाइगेट कर रखा है। तो जो LAC-Z का न्यूक्लियोटाइड का पैटर्न है वो डिसरप्ट हो गया। जब डिसरप्ट हो गया तो इसने एक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाया और कॉलोनीज का कलर आ गया व्हाइट। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है इंसर्जनल इनएक्टिवेशन का। तो यहाँ पर हमने PBR 322 जो एंटीबायोटिक वाला था, रेप्लिका प्लेटिंग को देखा, और PUC8 दोनों को पढ़ लिया है किस तरीके से उनका इंसर्जनल इनएक्टिवेशन होता है। ठीक है, चलें मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए, नाउ वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल। चलो ये तो बैक्टीरिया की बात थी कि भाई हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, हम बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रहे हैं, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें अपने वेक्टर को ट्रांसफर करना है प्लांट में या एनिमल में, तो फिर हमारा क्लोनिंग जो वेक्टर है वो क्या होगा? प्लांट और एनिमल में करने के लिए एक प्लाज्मिड का टाइप होता है जिसे बोलते हैं TI प्लाज्मिड। और ये जो TI प्लाज्मिड होता है ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। ठीक है, और एक किसका प्लाज्मिड होता है? एक बैक्टीरिया होता है जिसको बहुत बड़ा बैक्टीरिया होता है जिसे बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो होता है इसका ये प्लाज्मिड होता है। इसमें जो है ये ट्यूमर क्रिएट करता है और इसके थ्रू फिर प्लांट में क्या किया जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। जब हम टिश्यू कल्चर के थ्रू ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं तो TI प्लाज्मिड का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, ये आजकल पैथोजेनिक नहीं है, लेकिन हाँ ट्यूमर जरूर कॉज करता है। कैलस जैसा फॉर्म होता है और उसके बाद इसको जीन को डालने के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली अगर हमें एनिमल्स में अगर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है तो वहां पर रिट्रोवायरस यानी कि RNA वायरस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है, उनको हम यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए। इस केस में भी हमें उस वायरस का इन्फेक्शन कराना पड़ेगा और इन्फेक्शन कराने के बाद वायरस मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरीके से हम अपने डिजायर जीन को डिलीवर कर सकते हैं एनिमल सेल्स में। ठीक है, चलिए, तो अब हमने चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे किसी भी तरीके की सेल्स है, लेकिन प्राइमरीली यहाँ पर डिस्कस हो रहा है बैक्टीरिया का। यहाँ पर प्लांट सेल एनिमल सेल्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर हमने ट्रांसफर करा दिया, अब ट्रांसफर करा दिया तो आप कह रहे हैं लेकिन कराएंगे कैसे? ये तो बताइए, कराएंगे कैसे? भाई बैक्टीरिया के अपने चारों तरफ सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे थोड़ी उसके पास लाके रख दिया और वो हो गया। कुछ तो तरीका होगा ना उसको अंदर डालने का। यस, तरीका है, और उस तरीकों को कहते हैं कॉम्पिटेंट सेल फॉर्मेशन। ठीक है, कॉम्पिटेंट सेल्स यानी कि ये जो हमारी होस्ट सेल होती हैं, होस्ट सेल, और ज्यादातर ई कोलाई का भी DH5 अल्फा एक स्ट्रेन होता है, उसको यूज किया जाता है ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में, बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो जो ई कोलाई है उसको सबसे पहले इस तरीके का बनाया जाता है कि वो बाहर के प्लाज्मिड को एक्सेप्ट कर लें। उसे करने के लिए क्या करते हैं? ई कोलाई सेल्स को कैल्शियम क्लोराइड के साथ, डाइवेलेंट होता है कैल्शियम, इसके साथ ट्रीट किया जाता है।
ठीक है, इसके साथ ट्रीट किया जाता है तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम आयन उसकी सेल वॉल पर जाकर लग जाता है। उसके बाद इन रिकॉम्बिनेंट देयर इज अ टेक्निक कैल्शियम। अच्छा, क्या किया जाएगा, जो बाहर की जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल में हम कोई छेद करेंगे तभी तो अंदर बाहर का प्लाज्मिड अंदर जाएगा। यानी कि जैसे कि हम अपनी स्किन में घाव करेंगे तभी तो इन्फेक्शन अंदर आएगा, ऐसा ही तो होगा। तो वो घाव करने के लिए क्या होगी, वो जो इकोलाई सेल है वो मरेगी भी तो सही, उसको ये भी तो लगेगा मेरे को चोट लग रही है, लगेगा कि नहीं, कि भाई मुझे तो तुम मारने का काम कर रहे हो, मेरी बाहर की जो प्रोटेक्शन वाली लेयर आप उसे हटा रहे हो। तो बहुत ही लाइटली, बहुत ही पोलाइटली जो है इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही ध्यान से आइस में रखकर धीरे धीरे किया जाता है कि केवल सेल में पोर्स क्रिएट हो, वो सेल डिसरप्ट ना हो जाए, मर ना जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कैल्शियम आयन के साथ उसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि जो बाहर का डीएनए है वो बैक्टीरिया में जो हमने प्रोर क्रिएट करे हैं वो अंदर जा सके। ठीक है, जैसे कि ये एक कॉम्पिटेंट सेल है, इसको इंक्यूबेट कर दिया अपने प्लाज्मिड के साथ, जिसमें हमारा ये स्काई ब्लू वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट भी लगा हुआ है। अब इसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, भाई हमने कॉम्पिटेंट सेल्स तो डेवलप कर दी, अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको भी हमने आइस पे रखा और ये जो सेल है इसको भी रखा। अब इसको अचानक से जो आइस पे रखा है उसको अचानक से 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया। जब हीट शॉक मिलेगा तो क्या होगा, जो हमने पोर्स क्रिएट करे थे वो एकदम ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ओपन हो जाएंगे तो ये जो प्लाज्मिड है वो क्या करेगा, सेल के अंदर घुस जाएगा, सेल के अंदर घुस जाएगा। और जैसे ही हमने कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, 90 सेकंड्स मैक्सिमम रखा 42 डिग्री पर और वापस से उसको आइस पर रख दिया रिकवर करने के लिए, कि भैया जितने भी पोर्स खुले थे वो चुपचाप दोबारा से शांत हो जाओ, क्लोज हो जाओ। प्लाज्मिड हमने अंदर पहुंचा दिया, ये देखिए। इसे बोलते हैं केमिकल कॉम्पिटेंट सेल फॉर्मेशन और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से किया जाता है ट्रांसफॉर्म, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पूरा पूरा, कि कैसे हमने वेक्टर्स बनाया, पहले डाइजेस्ट किया, फिर लाइगेट किया, फिर इल्यूट किया जेल से, एग्रोस जेल से, और उसके बाद जो है कॉम्पिटेंट सेल्स बनाई अपनी होस्ट सेल की, और उसके बाद हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू अ क्लोनिंग वेक्टर ट्रांसफर कर दिया। एक और तरीका होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है, भाई ये हमारी कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, या उसके बाद हमारा ये प्लाज्मिड्स हैं, इसको हमने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया बहुत कम टाइम के लिए। इलेक्ट्रिक शॉक से भी उसके पोर्स ओपन हुए तो जो प्लाज्मिड था वो अंदर चला गया, फिर वो रिकवर कर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनती है कॉम्पिटेंट सेल्स। चलिए, कॉम्पिटेंट सेल मेथड के अलावा कुछ और भी मेथड्स होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है अपने क्लोनिंग वेक्टर को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कि एक मेथड है जिसे बोला जाता है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। ये देखिए, ये हमारी एक होस्ट सेल है, इसमें माइक्रो इंजेक्शन में क्या पड़ा, इस माइक्रो सिरिंज में हमारा फॉरेन डीएनए पड़ा हुआ है, इसको डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, और ज्यादातर ये होता है एनिमल सेल्स में। ऐसे ही एक दूसरा मेथड होता है जिसे बोलते हैं बैलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड। ये देखिए, इस जीन गन मेथड से प्लांट्स की सेल्स में डायरेक्ट, ये तो अभी जो बताया था वो मैंने बैक्टीरिया के बारे में बताया था, यहाँ पर प्लांट सेल्स में जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। ये जो सेल्स हैं इनकी हाई वेलोसिटी के साथ जो है माइक्रो पार्टिकल्स को, जो कि गोल्ड के भी हो सकते हैं, टंगस्टन के भी हो सकते हैं, इससे कोटेड डीएनए को डायरेक्टली प्लांट सेल में ट्रांसफर किया जाता है। इसे बोलते हैं बैलिस्टिक मेथड और जीन गन मेथड। और डिसआर्म पैथोजन वेक्टर तो होता ही है, जिसमें हम पैथोजन वेक्टर को इन्फेक्ट कराते हैं, इन्फेक्ट द सेल विद द पैथोजन, और उसके थ्रू जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होता है होस्ट से। ठीक है, चलिए, तो ये थे अभी तक के कुछ मेथड जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते थे बायोटेक्नोलॉजी में। अब इस मुझे लगता है अभी तक का टॉपिक आपको सब क्लियर हो गया होगा। एक बार आप एनसीईआरटी की बुक और पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद इसके आगे का टॉपिक जो है हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।